हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के बहुत सारे वीडियो में हमने विभिन्न तरह के विवाहों के बारे में जाना। यानी कि हमने यह जाना कि भारत में और भारत के बाहर विभिन्न जनजातियों में अलग अलग प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। कुछ भारतीय समाज में भी प्रचलित थे और वर्तमान में भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है। इसी क्रम में आज हम जानेंगे दादी पोता विवाह। यानी कि जब कोई दादी अपने पोते से विवाह करती है तो उस प्रकार के विवाह को दादी पोता विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह को हम हमारे आसपास देखने को हमें नहीं मिलते हैं। यानी कि इस प्रकार के विवाह भारतीय समाज में उचित नहीं माने जाते हैं और हम जिस समाज का हिस्सा हैं वहाँ पर आसपास इस तरह के विवाह हमें सामान्यतः देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे कानून के द्वारा इस प्रकार के विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं है और हमारा समाज इस प्रकार के विवाह को उचित नहीं मानता। परंतु मध्य प्रदेश के मंडला जिले के गोंड जनजाति में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन है। वहाँ पर दादी अपने पोते से विवाह कर लेती है। इस प्रकार के विवाह करने का वहाँ पर एक कारण ये है कि वहाँ पर विधवा होना उचित नहीं माना जाता है, यानी विधवा होने को अशुभ माना जाता है। तो उन लोगों का यह सोचना है कि कोई भी औरत विधवा नहीं होनी चाहिए। तो उस विधवा स्त्री को बचाने के लिए, उसके ऊपर अत्याचारों को बचाने के लिए, उसे अशुभ मानने से बचाने के लिए उनके यहाँ पर यह प्रथा है कि पति की मौत के 10 दिन के बाद उसकी तुरंत शादी कर दी जाए, यानी 10 दिन के भीतर भीतर उसका दोबारा विवाह कर दिया जाए। उस समाज का यह सोचना है कि किसी भी महिला को यह कहकर अनुचित, अशुभ नहीं ठहराना चाहिए कि वह विधवा है। उनका मानना है कि प्रत्येक स्त्री को सुहागन बनकर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी को भी विधवा बनकर, उदास होकर, परेशान होकर अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए। इसलिए वहाँ की स्थानीय परंपरा के अनुसार पति के मरते ही महिला को घर में किसी दूसरे कंवारे युवक से शादी करनी पड़ती है, और चाहे वह युवक उसका पोता ही क्यों ना हो। परंपरा के अनुसार यदि घर में कोई पुरुष नहीं है तो महिला पति की मौत के 10 दिन बाद उसे खास तौर पर तैयार की गई चांदी की चूड़ियाँ दी जाती हैं, जिन्हें पातो कहते हैं, और यह बिरादरी के वरिष्ठ पुरुष के द्वारा दी जाती है। यदि उस महिला को वो चूड़ियाँ प्राप्त हो जाती हैं और वह उन्हें पहन लेती है तो वह महिला शादीशुदा मानी जाती है तथा वह महिला उस घर में रहती है जिस घर से उसको चूड़ियाँ मिलती हैं। यानी कि कोई भी महिला जिसके घर में, जिसकी पति की मौत हो जाती है और उसके घर में उसका पोता मौजूद है तो उसकी शादी उसके पोते के साथ कर दी जाती है। परंतु यदि पोता या मौजूद नहीं है, यानी कि कंवारा लड़का नहीं है, तो अन्य घर में उसकी शादी कर दी जाती है। तो वो कोई घर का, अन्य घर का कोई वरिष्ठ पुरुष है जो उसके परिवार, उसके रिश्तेदारी में ही है, वो उनके वहाँ पर चांदी की चूड़ियाँ पहुँचाते हैं और महिला उन चांदी की चूड़ियों को पहन लेती है तो वह शादीशुदा मानी जाती है। तो जिस परिवार से, जिस घर से उसको वो चूड़ियाँ दी जाती हैं, उसी घर में वह वहाँ पर रहती है। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश की जनजातियों में भी इस प्रकार की प्रथा देखने को मिलती है। भारत के अलावा यदि हम दूसरे देशों की या दूसरी जनजातियों की बात करते हैं तो उत्तरी नाइजीरिया में भी दादी पोता का विवाह प्रचलित है। वहाँ पर इस विवाह के प्रचलन का कारण है केवल संपत्ति को प्राप्त करना, यानी घर की संपत्ति को बचाए रखना। नाइजीरिया की पैल्विक और बुरा आदिम जनजातियों में इस प्रकार की प्रथा प्रचलित है। उन समाजों में पोते को दादा की पत्नियां उत्तराधिकार के रूप में या पैतृकता के रूप में मिलती हैं। यानी कि यह माना जाता है कि यदि दादा की मृत्यु हो जाती है तो दादा की जितनी भी पत्नियां हैं वो सभी उसके पोते की पत्नियां कहलाएंगी। यह निश्चित होता है, तय होता है, और बिना उसकी मर्जी जाने
इस प्रकार के विवाह को कर दिया जाता है, क्योंकि दादा की जितनी भी संपत्ति है उसकी उत्तराधिकारी या उसका अधिकार, संपत्ति का अधिकार दादा की पत्नियों के पास में होता है। यदि पोता उन दादियों के साथ में शादी कर लेता है तो वह सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है। सारी संपत्तियां उसी घर में रह जाती हैं, उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं। वो महिलाएं कहीं बाहर नहीं जाती हैं, किसी अन्य से शादी नहीं करती हैं, इसलिए वो सारी संपत्ति उसके पोते को मिल जाती है। क्योंकि दादा की पत्नियां उस संपत्ति की अधिकारी होती हैं, मालकिन होती हैं। पोता जवान होता है, दादियां एक समय के बाद ख़त्म हो जाती हैं और जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, जो जो संपत्ति उनके हिस्से में आती है, चाहे वो ज़मीन हो, वो पशु हो, धन हो, सोना हो, चांदी हो, खेत हो, उनका मकान हो, वो सब उनकी मृत्यु के पश्चात उसके पोते के अधिकार क्षेत्र में आता जाता है। पोता उसका उत्तराधिकारी बनता जाता है। इस प्रकार के विवाह केवल जनजातीय समाजों में ही देखने को मिलते हैं। वहाँ पर भी धन और संपत्ति को महत्व दिया जाता है और धन और संपत्ति के स्वार्थ में, धन संपत्ति के लालच में वो इस प्रकार के अनुचित, अजीबोगरीब, बेमेल विवाह को करने में भी नहीं झिझकते। हम एक सामान्य बात पर यदि चर्चा करें तो यदि कोई भी समाज हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो प्राचीन समाज हो, चाहे वह जनजातीय समाज हो, आधुनिक औद्योगिकृत समाज हो, सभी में धन को महत्व दिया जाता है, सभी में संपत्ति को महत्व दिया जाता है। यानी कि मनुष्य बहुत ही स्वार्थी किस्म का व्यक्ति होता है। वह जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व संपत्ति, धन, पैसा और सोने चांदी को देता है। इन्हीं के स्वार्थ, इन्हीं के लालच में वो इस प्रकार के अजीबोगरीब विवाह करने में भी झिझकते नहीं हैं। यानी रिश्तों को अजीबोगरीब स्थिति में लाने में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। यदि हम सामान्य परिवारों की बात करते हैं या आधुनिक भारत के परिवारों की बात करते हैं या शहरी परिवारों के बात करते हैं तो हमें इस प्रकार के विवाह देखने को, सुनने को नहीं मिलते। वहाँ पर इस प्रकार के विवाह को उचित नहीं माना जाता और यदि कोई उदाहरण मिल भी जाता है तो उसे उचित, श्रेष्ठ नहीं माना जाता, उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। परंतु जनजातीय समाजों में इस प्रकार के विवाह ना तो अजीबोगरीब माने जाते हैं, ना ही अनुचित माने जाते हैं, ना ही बुरे माने जाते हैं। हर जगह का इस प्रकार के विवाह करने का अलग अलग कारण है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो वहाँ की जनजातियों में, यानी गोंड जनजातियों में यह माना जाता है कि विधवा रहने से महिला को अशुभ माना जाएगा, तो बेहतर है कि उसकी दोबारा शादी कर दी जाए ताकि उसे कोई अशुभ ना कहे, उसे कोई बुरा ना कहे, उसको देखना या उसके दर्शन को करना कोई बुरा ना समझे और वो हमेशा एक सुहागन की तरह खुश होकर अपने जीवन को व्यतीत करे। यदि हम भारत के बाहर की उत्तरी नाइजीरिया जनजाति की बात करते हैं तो वहाँ पर संपत्ति का लालच मुख्य कारण है। वहाँ के परिवार यह मानते हैं कि यदि दादा खत्म होता है तो दादा की संपत्ति दादियों के पास चली जाती है और यदि दादियाँ खत्म हो जाएंगी तो संपत्ति पर कोई और अपना अधिकार जमा लेगा। तो किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार को बचाए रखने के लिए वहाँ पर पोते से दादियों की शादी कर दी जाती है ताकि धीरे धीरे वो सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी वो पोता हो जाए और संपत्ति उसी घर में बनी रहे, कहीं अन्य ना जाए। तो हर जनजातियों का अपना अपना उद्देश्य है जिसकी वजह से वो इस प्रकार के विवाह को करती हैं। परंतु विवाह का उद्देश्य कोई भी हो, मुख्य कारण संपत्ति होता है, संपत्ति का लालच होता है, जिसके कारण इस प्रकार के अजीबोगरीब विवाह को भी मान्यता प्राप्त हो जाती है। गोंड जनजातियों में पढ़े लिखे युवकों में भी इस प्रथा को प्रचलित किया गया है। अब यानी कि अभी भी यह प्रथा प्रचलित है, चाहे वो लड़का कितना भी पढ़ लिख गया हो, कितना भी ज्ञानी हो गया हो, परंतु आज भी यहाँ पर इस प्रकार की प्रथा प्रचलित है और वह इस प्रकार के विवाह को मान्यता भी देता है, महत्व भी देता है, किसी प्रकार का विरोध नहीं करता। यदि उसकी इस प्रकार से शादी कर दी जाती है तो वह अपनी सहमति पहले ही दे चुका होता है।
यही कारण है, यदि उस जनजाति में यानी गोंड जनजाति में, उस क्षेत्र में यदि ढूंढा जाए तो कोई भी विधवा स्त्री नहीं मिलती। वहाँ पर प्रत्येक स्त्री सुहागन ही होती है, क्योंकि चाहे वो किसी भी उम्र में विधवा हुई हो, उसकी तुरंत शादी कर दी जाती है। तो उस भारी जनसंख्या में, उस क्षेत्र में किसी भी स्त्री को विधवा के रूप में ना देखा जा सकता है, ना ही ढूंढने से उस क्षेत्र में कोई विधवा स्त्री मिलती है। इस प्रकार सरल शब्दों में, यदि दादी किसी भी कारणवश अपने पोते के साथ शादी करती है तो इसे दादी पोता विवाह कहा जाता है। और इस प्रकार के विवाह भारत व अन्य देशों की जनजातियों में प्रचलित हैं। धन्यवाद।